फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जीके जीएस का यह अगला प्रैक्टिस सेट लाए हैं जो बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम्स होना है, तो उसके 10 जुलाई को टारगेट लेकर के हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि एक प्रश्नों को। सवाल नंबर पहला हमारे स्क्रीन पर आया है। क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक ने इलाहाबाद प्रशस्ति की खुदवाई की थी? इनमें से सही उत्तर कौन सा? इलाहाबाद प्रशस्ति की अगर बात की जाए तो यह जो है समुद्रगुप्त के विजय का वर्णन इसमें किया गया है, और यह खुदवाने का जो काम है वो समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। गुप्त शासक समुद्रगुप्त हुए हैं, जिन्हें भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। और यह जो ये इलाहाबाद प्रशस्ति है, ये इलाहाबाद के किले से प्राप्त हुए हैं, और इसमें जो है गुप्त साम्राज्य का इतिहास का वर्णन जो है इसमें प्राप्त होता है। पहला का ए ऑप्शन सबसे करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर दूसरा है हमारे स्क्रीन पर कि भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है यह कौन सा है? तो जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, हम सभी जानते हैं कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, और यह जो है कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिला, कहाँ? कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिला में स्थित है, और यह 830 फीट, कितना? 830 फीट ऊंचा जलप्रपात है, और नाम है इसका जोग जलप्रपात, अर्थात ऑप्शन बी। दूसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी के रूप में आंसर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर तीसरा है हमारे स्क्रीन पर दोस्तों कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? यानी मौलिक अधिकार जो है भारत के संविधान के कौन से भाग में किया गया है? तो सबसे पहले ये जानिए कि हमारा जो मूल संविधान था उस वक्त टोटल 22 भाग थे, लेकिन बाद में जो है संशोधन करके अब हमारे संविधान में टोटल 25 भाग हैं। इनमें से जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, यह हमारे संविधान के भाग तीसरा में मौजूद है। और जो अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। पहले कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वो 6 मौलिक अधिकार है जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो इस प्रकार जो तीसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा कि भाग 3 में अगर अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 12 से 35 तक, और अगर पूछा जाए कि जो है कितने मौलिक अधिकार है तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। दोस्तों, एक एक प्रश्नों को हम आपको पूरे विश्लेषण के साथ बताते चलेंगे, ताकि इससे आधारित कोई भी प्रश्न आपके बनेंगे तो परीक्षा में वह प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। सवाल नंबर चौथा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा जो है यह संसद का ऊपरी सदन है, और ऊपरी सदन होने के कारण यह एक अस्थाई सदन है, यानी राज्यसभा कभी परमानेंटली भंग नहीं होता है। जैसे लोकसभा भंग हो जाता है, फिर उसके बाद निर्वाचन होता है, फिर जो निर्वाचित लोग होते हैं वो उसके सदस्य बनते हैं, तो उस प्रकार से राज्यसभा में नहीं होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, और इसमें 1 तिहाई सदस्य का जो है ये सदस्यता प्रत्येक 2 वर्ष पे 1 तिहाई सदस्यों की सदस्यता का ये समय पूरा होता है, फिर उस पर निर्वाचन होता है। इस प्रकार प्रत्येक 2 वर्ष पे निर्वाचन होता है, लेकिन यह जो सदन है यह अस्थायी रूप से बना रहता है। एक समय सदन के सभी सदस्यों का कार्यकाल पूरा नहीं हो पाता है। 6 वर्षों का कार्यकाल होता है, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष का व्यक्ति ही राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। उससे कम आयु का सदस्य राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। और भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, कौन? उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कहलाते हैं। जैसे अभी जगदीप धनखड़ जी हैं, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे क्योंकि वो उपराष्ट्रपति हैं। सवाल है कि भारत का संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत की जो संविधान है, अनुसूचियों की जो संख्या है, जो मूल संविधान था उसमें टोटल 8 अनुसूचियाँ थी। तो हमारा संविधान है संशोधन होकर के इसमें टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची जो है ये नगर निकाय से संबंधित है। 8वीं अनुसूची जो है वो 22 भाषाओं से संबंधित है, यानी भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? अभी 12 हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी। सवाल अगला है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा, यह नारा था जो क्रांतिकारी है बाल गंगाधर
तिलक का, किनका नारा था? बाल गंगाधर तिलक का नारा था। जैसे अगर बात की जाए गांधी जी का नारा, तो करो एंड मरो का नारा था। गांधी जी जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो और मरो का नारा दिए। उसी प्रकार भगत सिंह जो है इनकलाब जिंदाबाद कहते थे। सुभाष चंद्र बोस जो है दिल्ली चलो का नारा दिए। और सुभाष चंद्र बोस का एक और फेमस नारा हुआ है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ये बाल गंगाधर तिलक जी का नारा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यानी इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है। सवाल है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है जब महात्मा गांधी के द्वारा हम आपको जो है उसका ये बताते चलते हैं आगे पीछे की घटनाओं का वर्णन, ताकि आपसे प्रश्न नहीं छूटे। याद रखिएगा कि 12 मार्च 1930 को जब गांधी जी जो है ये नमक सत्याग्रह के लिए अपने डांडी से यात्रा शुरू किए, फिर 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ करके और जो है इस प्रकार डांडी यात्रा के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उसी वर्ष जो है जब लंदन में 1930 में ये समझौता हो रहा था, लंदन में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, तो उसमें कांग्रेस के कोई प्रतिनिधि हिस्सा नहीं लिए। उसके बाद जो है फिर 1931 में गांधी जी के साथ लॉर्ड इरविन का दिल्ली में 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए मुख्य रूप से यह समझौता किया गया था। याद रखिएगा। सवाल अगले की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर के बाद 8वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि भारत का जो सबसे बड़ा पठार है मालवा है, छोटा नागपुर, दक्कन या फिर तिब्बती पठार है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी के रूप में आंसर जाना जाएगा कि दक्कन का पठार जो है भारत का सबसे बड़ा पठार है। यह पठार जो है यह त्रिभुजाकार है। किस प्रकार का है? इसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार आकार है। सह्याद्री पर्वतमाला पर इसकी सीमा, ये सह्याद्री पर्वतमाला इसकी सीमा सटती है। और इस पठार से निकलने वाली जो नदियां हैं उसमें याद रखिएगा गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये सारी नदियां जो है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ जो है यहाँ से निकलती है, भीमा, तुंगभद्रा। और इस पठार के आसपास की जो मिट्टी है यह काली मिट्टी है, जिसको रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं। अब चूँकि काली मिट्टी है इसलिए जो है यहाँ कपास की खेती की जाती है। और इसका जो क्षेत्र है महाराष्ट्र हो गया, आपको मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, इन सब इलाकों में यह पठार फैला है। और खनिज की अगर बात करें हम तो इस इलाके में लोहा, मैग्नीशियम, बॉक्साइट, अभ्रक, सोना इत्यादि खनिज जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल 9वां है कि भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है? तो भारत का जो पहला सौर मिशन की अगर बात की जाए तो आदित्य L1, जिसको जो है इसरो के द्वारा यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2 सितंबर, कब याद रखिएगा, 2 सितंबर 2023 को PSLV एक्सेल रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया था, जिसमें जो है सूर्य के कोरोना, फिर क्रोमोस्फीयर और सौर गतिविधि का पता लगाने के लिए यह छोड़ा गया। नाम क्या है? आदित्य L1। कब छोड़ा गया? तो 2 सितंबर 2023 को। अगला प्रश्न है कि 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो 2023 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो नरगिस मोहम्मदी को मिला है। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 है कि भारत का जो चंद्रयान 3 था यह कब लैंड हुआ था? तो चंद्रमा के साउथ पोल पर भारत का जो चंद्रयान 3 है यह 23 अगस्त 2023 को, कब? 23 अगस्त 2023 को लैंड हुआ था, सफल लैंडिंग हुआ था। और इसी खुशी में भारत ने जो यह अचीवमेंट हासिल किया है, इस खुशी में इस तिथि को यानी 23 अगस्त को अब प्रत्येक वर्ष जो है यह मनाने का फैसला लिया गया। क्या? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय, याद रखिएगा प्रश्न बन सकता है कि अंतरिक्ष दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का जो फैसला है यह 23 अगस्त 2023 को रखा गया है। सवाल अगला है कि भारत में अंग्रेज़ों की पहली विजय कौन सी थी? भारत में जो अंग्रेज़ों की अगर पहली विजय की बात की जाए शुरुआती दौर में तो वह 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध है। कब हुआ था? 1757 में। एग्जैक्ट तिथि की अगर बात करें तो 23 जून 1757 की तिथि है। 23 जून 1757, जिसमें जो है
रॉबर्ट क्लाइव लड़े थे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और जो है भारतीय ये में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला थे। और ये लड़ाई हुई कहाँ? प्लासी में, जो कि ये बंगाल में पड़ता है। और उसमें जो है मीर जाफ़र के द्वारा ये किया गया था, जिसके कारण सिराजुद्दौला जो है इस लड़ाई में हार गए। और उसके बाद जो है समझिए तो अंग्रेजी शासन का शुरुआत बंगाल के द्वारा शुरू हुआ। अगला है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेता कौन थे? तो बक्सर के अगर युद्ध की बात करें तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया है 23 अक्टूबर 1764 को, जो कि बिहार के बक्सर में लड़ा गया है। बक्सर जिला अभी भी बिहार में स्थित है बक्सर नाम से। तो ये 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। और इसमें जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और भारत की ओर से जो थे तो 3 ये लोगों की सेना लड़ रही थी। बंगाल के नवाब मीर कासिम, क्या नाम था? बंगाल के नवाब मीर कासिम। अवध, जो अभी आधुनिक लखनऊ का क्षेत्र है, अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला अवध के नवाब। और जो मुग़ल बादशाह थे वो थे शाह आलम द्वितीय। कौन थे? शाह आलम द्वितीय। और इन तीनों की जो संयुक्त सेनाएं थी ये भी हेक्टर मुनरो की सेना से हार गई। और उसके बाद 1764 के पश्चात 1765 में मुग़ल बादशाह के साथ जो है अंग्रेज़ों ने इलाहाबाद की संधि की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 है कि तूतीकोरिन में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तूतीकोरिन जो है यह तमिलनाडु में स्थित जगह है। यहाँ पर जो नेतृत्व है बी.ओ. चिदम्बरम पिल्ले के द्वारा किया गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात की जाए सबसे बड़े स्थल की, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वैसे तो मोहनजोदड़ो है। लेकिन मोहनजोदड़ो जो है यह आधुनिक रूप से पाकिस्तान में स्थित है। तो और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों पाकिस्तान में स्थित है। इसलिए अगर भारत की बात की जाएगी तो भारत में हरियाणा में स्थित राखी गढ़ी जो है यह सबसे बड़ा स्थल है। तो यहाँ पर चूँकि पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो है। अगर भारत में पूछा जाए तो राखी गढ़ी हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है तो मृतकों का टीला है। और अगर लोथल की बात की जाए तो लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था, जो कि भोगवा नदी के तट पर स्थित गुजरात राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर सवाल है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? यानी उससे पहले जो है अगर बात की जाए कि अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले कौन से धर्म को मानते थे? तो अशोक के सम्राट के द्वारा जो है बौद्ध धर्म अपनाने से पहले ये मानते थे, आजीवक संप्रदाय को मानते थे। और जब कलिंग का युद्ध हुआ, अशोक के साथ कलिंग का युद्ध हुआ, कलिंग के युद्ध के पश्चात जो है अशोक ने अपना ये धर्म परिवर्तन किया और फिर बौद्ध धर्म को मानने लगे। और इतना ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजे थे। और तीसरे बौद्ध संगीति का आयोजन भी अशोक अपने शासनकाल में पाटलिपुत्र में करवाए। तीसरे बौद्ध संगीति का ये किसके समय में हुआ? तो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, इस प्रकार हम प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं ताकि इससे संबंधित किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न आपके लिए बनते हैं तो वह प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे, इसकी गारंटी है। आपकी तैयारी को परवान चढ़ाना ये हमारी गारंटी है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। सवाल नंबर 17 है कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अगर राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया की बात हम करेंगे तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है महाभियोग। क्या कहते हैं? महाभियोग। और यह वर्णन कहाँ है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में इस बात का वर्णन है। कितना में? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61-61 में इस बात का वर्णन है कि महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग लाने के लिए 1/4 यानी 1/4 सदस्यों का सहमति होना चाहिए, तब महाभियोग आएगा। और महाभियोग जो है ये 2/3 बहुमत से, कितने बहुमत से पास होगा? तो महाभियोग पास करने के लिए 2/3 बहुमत का होना आवश्यक है। यानी अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 66 लोगों को उसके साथ होना होगा,
तब जाकर के महाभियोग पारित होगा। वैसे भारत में अभी किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लाया गया है, हालांकि संविधान में इसका प्रस्ताव मौजूद है। कहाँ? अनुच्छेद 61 में। बहुमत कैसा होना चाहिए? 2/3। कौन लाएगा? तो भारतीय संसद लोकसभा के द्वारा यह महाभियोग लाया जाएगा। अगला प्रश्न है, और अगर जो है महाभियोग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज को भी हटाने का प्रावधान है, जो कि 124 क में इसका वर्णन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 18वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना जो है कब हुई है? तो पटना में हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुई है, यानी ऑप्शन बी। 18वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि भारत में G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो G20 शिखर सम्मेलन ये गर्व का पल था कि भारत को इसका ये मिला था कि G20 शिखर सम्मेलन का जो है भारत उस वक्त अध्यक्षता की है। और ये G20 शिखर सम्मेलन जो है कब हुआ? तो ये हुआ है सितंबर में 9-10 सितंबर 2023 को। कब? 9 से 10 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन हुआ है। इसका ये क्या था? तो भारत मंडपम। क्या था? भारत मंडपम के नाम से हुआ था। और इसमें वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है, इस पर जो है ये चर्चा हुई। दिल्ली में यह हुआ था। और इसमें एक प्रमुख बात ये रही कि अफ्रीकी संघ को जो है एक 21वें ये के सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ को अस्थाई सदस्यता भारत में मिली थी। याद रखेंगे हम लोग G20 शिखर सम्मेलन 2023 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि 2023 का पुरुष क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? तो यह आप सभी जानते हैं, यह प्रश्न बहुत आसान है कि वह क्षण था नवंबर 2023 में क्रिकेट हो रहे थे और उसमें जो है भारत फाइनल में पहुंचा था। लेकिन जो है ये बैड लक रहा कि उस पुरुष क्रिकेट टीम में भारत की हार हुई और श्रीलंका जो है ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व कप विजेता रहा। भारतीय टीम की कप्तानी ये कर रहे थे रोहित शर्मा कर रहे थे और ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी जो है वहाँ के नाम ये उनका जो है क्या दोस्तों। इस प्रकार अब तक हम 20 प्रश्नों को कवर किए हैं। अब इसके बाद हम जो है विज्ञान के प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अब तक अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अपना और इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। इसकी गारंटी हम लेते हैं। तो ये हमें भी लगना चाहिए कि आपका समर्थन मिल रहा है। 21वां है कि किसी तत्व को सर्वाधिक समस्थानिक है। समस्थानिक कहते हैं कि जिसकी ये परमाणु संख्या एक हो लेकिन उसकी द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग हो। तो वह कौन सा तत्व है जिसके ऑप्शंस में जो हमारे तत्व है इसमें जो है सबसे सही उत्तर के रूप में ऑप्शन डी जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि पादपों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो पादपों में जल का जो परिवहन है यह जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। जल को जो है जड़ द्वारा अवशोषित किया जाता है और फिर जाइलम ऊतक के द्वारा जो है जड़ को से पूरे पौधे में जो पानी ले जाने का काम है, यहाँ जड़ से पौधे के अन्य हिस्सों में पत्ती तक पहुँचाने का काम या जाइलम ऊतक के द्वारा किया जाता है। और इसी के विपरीत जब पौधे की पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो जाती है तो फिर भोजन को पूरे हिस्से में पहुंचाने का काम जो है फ्लोएम का रहता है। भोजन को पूरे हिस्से में पहुंचाने का काम किसका रहता है? फ्लोएम। सवाल नंबर 23 है कि हृदय की मांसपेशी को किस नाम से जानते हैं? तो हृदय यानी हार्ट, दिल की मांसपेशी को जो है कार्डियक मांसपेशी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सही उत्तर के रूप में ऑप्शन सी जाना जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्लूकोज जो है यह भोजन का मुख्य ये है, इससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसका जो अगर रासायनिक सूत्र की बात की जाए तो C6H12O6 जो है रासायनिक सूत्र है और इसको ऊर्जा में बदलने, एनर्जी में चेंज करने की जो प्रक्रिया है यह श्वसन के द्वारा होता है। हम लोग जो सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन जो हमारा ये ऑक्सीजन के द्वारा सांस लिया जाता है तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जो है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज टूटता है और उससे हमें ऊर्जा मिलता है। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है अलग हम श्वास के द्वारा छोड़ देते हैं और H2O जो है हमारा फिर उत्सर्जित होकर के पसीना एवं अन्य मार्ग से बाहर आ जाते हैं। तो ये है हमारा ये ऊर्जा की प्राप्ति जो है यह श्वसन के द्वारा होता है। और किससे होता है?
तो ग्लूकोज से, और कहाँ होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। सवाल है कि परमाणु का न्यूनतम द्रव्य, यहाँ पर द्रव्य का अर्थ जो है लिक्विड नहीं है, लिक्विड के लिए द्रव शब्द इस्तेमाल होता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर द्रव्य का मतलब हो गया कि उसका मतलब वो पदार्थ, यहाँ पर द्रव्य का मतलब हो गया कि न्यूनतम द्रव्य यानी पदार्थ भार किसका होता है, किस पदार्थ का भार न्यूनतम होता है। तो परमाणु के जो 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, याद रखिएगा कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब तीनों का नाम भी याद रखिए। प्रोटॉन है जो नाभिक में रहता है, इसकी खोज गोल्डस्टीन किए हैं। न्यूट्रॉन है जो नाभिक में रहता है, इसकी खोज जेम्स चैडविक किए हैं। इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं और इसकी खोज जो है जे थॉमसन किए हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में वजन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में किसी प्रकार का कोई वजन नहीं होता है। इसका भार जो है न्यूनतम होता है, 9 के बराबर होता है, निग्लिजिबल माना जाता है। 1/1840 हाइड्रोजन के 1/1840वां भाग के बराबर होता है। सोचिए कितना नगण्य होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 है कि न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है। न्यूटन ने गति का 3 नियम दिया था। न्यूटन का प्रथम गति नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। उसके कारण उसका यह है कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो ये विराम में रहना चाहेगा, गति में है तो गति में रहना चाहेगा, जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। जैसे ऑप्शन सी है, ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम को परिभाषित कर रहा है। ऑप्शन बी जो है ये न्यूटन के गति के दूसरे नियम को परिभाषित कर रहा है कि F = मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी फोर्स = बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। और न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है वो ऑप्शन ए उसको परिभाषित कर रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जो है ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम को परिभाषित कर रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है 27वां की मनुष्य की आँख किस सिद्धांत पर काम करती है। तो मनुष्य की आँख में लेंस रहता है और वो पूरी तरह से अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करती है, अर्थात अपवर्तन। ऑप्शन ए इसका 27वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पादप में भोजन का स्थानांतरण किससे होता है। दोस्तों अभी हम शुरू में आपको बताए हैं, जब विज्ञान का प्रश्न शुरू कर रहे थे, तो कि पादप में जो भोजन का स्थानांतरण है वो जाइलम के एगेंस्ट एक और उत्तक है। क्या नाम है आप कमेंट करके बताइए। तो वह नाम अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो जान लीजिए, फ्लोएम है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जाइलम के द्वारा पानी का संवहन होता है और फ्लोएम के द्वारा भोजन का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29 है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग बनाने में सहायक होता है। तो अगर बात की जाए रक्त का थक्का बनाने में तो विटामिन के है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनेगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन ए की प्राप्ति हमें गाजर दूध वगैरह से हो जाएगा। विटामिन सी की प्राप्ति हमें ये खट्टे फल वगैरह से हो जाएगा, जैसे नींबू संतरा है। विटामिन डी है जिसकी कमी से रिकेटस नामक रोग होंगे और इसकी प्राप्ति जो है हमें सूर्य के धूप से हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल 30वां है कि प्रकाश का वेग कितना है। तो प्रकाश का जो वेग है निर्वात में मापा जाता है जनरली। तो ये निर्वात में जो प्रकाश का वेग है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि किलोमीटर को जब हम लोग मीटर में बदलेंगे तो उसके पावर मतलब 1000 से गुना होगा। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है 5 जून को। 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को जो है गांधी जयंती है। गांधी जी जो है 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी पैदा हुए थे। 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये इनके जन्म दिवस पर स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और 15 जनवरी ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को जो है बाल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि राष्ट्रीय
मतदाता दिवस जो है भारत में कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह सभी जानते हैं कि विश्व महिला दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाते हैं। 1 मार्च को मई दिवस या फिर मजदूर दिवस लेबर डे के रूप में मनाया जाता है। मजदूर दिवस 21 जून को जो है यह विश्व योग दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नमक का मैदान कौन सा है? दोस्तों अब हम जो है ये इस सेट के आखिर में आ चुके हैं। अब हम फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आप एक वीडियो को लाइक दीजिए। अपना सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा नमक का मैदान कौन सा है? तो भारत के नमक का मैदान सबसे बड़ा रन ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में कच्छ का रन के नाम से जानते हैं, ये पूरा एक तरह से नमक का मैदान है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे कौन सी है? नेशनल हाईवे, जो सबसे लंबी नेशनल हाईवे की बात है यह है NH-44, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है कि भारत का सबसे पहले परमाणु बम का परीक्षण कहाँ किया गया? भारत तब नहीं जुटा है, इसलिए आप इसका उत्तर थोड़ा सा समझ के कीजिएगा। आप इसका उत्तर कमेंट करके भी बता सकते हैं हमसे पहले, अगर आप जान रहे हैं तो, कि सबसे पहले परमाणु परीक्षण जो है वो न्यू मैक्सिको में किया गया है और नागासाकी जो है यहाँ पर सबसे पहले परमाणु बम गिरा है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी पे। भारत में अगर बात की जाए तो पोखरण में जो है भारत में 1974 में पोखरण में जो है परमाणु परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल 39 है कि भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य की अगर बात की जाए तो भारतीय मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का वर्णन नहीं था। बाद में सरदार सरवण सिंह समिति, कौन? सरदार सरवण सिंह समिति के सिफारिश पर, सरदार सरवण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको जोड़ा गया। कब? भाग 4 में। कहाँ जोड़ा गया था? भाग 4 अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर, बी सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला है हमारे स्क्रीन पर कि ग्रीन हाउस का कारण क्या है? तो जो ग्रीन हाउस गैसेज है जिसके वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव हो रहा है उसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि वायुमंडल में 0.03% है। लेकिन अभी जो है इसकी ये बढ़ने के कारण जो है पूरे ग्रीन हाउस प्रभाव का जो है यह कारण बनता जा रहा है। हमें इसके उत्सर्जन को कम करना होगा, इसको कम करना होगा ताकि जो है हमारा पृथ्वी का संतुलन बना रहे। दोस्तों 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी हम कवर किए हैं जो आपके इस परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी है। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।